नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। यह सवाल दरअसल पिछले एक लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा था। कई लोगों ने हमें पर्सनली मेल किया था। यदि आप हमारा मेल नहीं जानते हैं तब आप भी मेल करके अपना पर्सनली कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं समय निकाल करके सभी मेल का रिप्लाई देता हूं। kusumnetclasses@gmail.com यह हमारा ऑफिशियल मेल है। कई लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से, कई लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे छात्र व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से सवाल पूछे थे। और वह सवाल दरअसल यह था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें। यदि आप मास्टर में पढ़ रहे हैं या फिर आप मास्टर कर चुके हैं, तब आप पीएचडी एडमिशन के लिए कहीं से भी नोटिफिकेशन आ रहा है और आप वहाँ का फॉर्म भर रहे हैं, तब आपको इंटरव्यू में एक रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होता है। तो सबका एक कॉमन क्वेरी था कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे तैयार किया जा सकता है, या फिर कैसे तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के दौरान हमें किन किन बिंदुओं को उसमें शामिल करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के लिए है। तो आइए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। अब देखिए, जो साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, लैंग्वेज के हैं, सोशल साइंस के हैं, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, तो सभी जगह पे आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना ही होगा। और कमोबेश सभी में लगभग एक ही मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि साइंस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे मेथड चेंज भी हो सकता है, लेकिन अमूमन यदि देखा जाए, अधिकतर सब्जेक्ट में यदि देखा जाए, तब आपको इस पैटर्न के अनुसार ही रिसर्च प्रपोजल तैयार करना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके इस पे शुरुआत करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल जब तैयार करें तो हम लोग कौन कौन से बिंदु को उसमें शामिल कर सकते हैं। उससे पहले एक किस्सा बताता हूँ कि जब आज से 1 से 1.5 साल पहले हमें भी रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं आता था। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक हमारे सीनियर थे, जिनके रूम पे लगभग पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगातार उन्होंने बुलाया और रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मैं पूछता रह गया, वो सिखाए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आता नहीं था, अब पता नहीं क्या मन में था, उन्होंने तो कभी बताया नहीं। लेकिन हाँ, 7 महीने तक मतलब टहला मैं ज़रूर, उनके रूम के आसपास, उनके कमरे में भी टहला, कई बार तो बैठकर खाए भी, लेकिन रिसर्च प्रपोजल बनाना नहीं सीखे। तो अल्टीमेटली फिर लास्ट में जा कर के फिर मैंने खुद से ही मेहनत करके सीखा। और इसमें बाकी कई लोगों का, जो मेरे प्रोफेसर्स हैं या फिर जो मेरे सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे तैयार किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल को तैयार करें तो पहले आप एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। टॉपिक डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हर एक सब्जेक्ट में थीम होता है एक, ठीक है। थीम पहले डिसाइड कर लो। थीम क्या होता है, जैसे राजनीति, पॉलिटिकल एक थीम है, सोशल एक थीम है, इकोनॉमी एक थीम है, कल्चर एक थीम है, वुमेन एक थीम है, कास्ट एक थीम है, क्रीड एक थीम है, रेस एक थीम है, पुरुष एक थीम है। ये एक बड़ा सा थीम है, ठीक। जब थीम डिसाइड हो जाए तब आप यहाँ से एरिया डिसाइड कर लेना, ठीक है। थीम डिसाइड हो जाए तब आप एरिया डिसाइड कर लो कि आपका एरिया क्या होने वाला है, आप कौन से जगह पे रिसर्च करने वाले हैं। और एरिया जब डिसाइड हो जाए तब आप टाइम डिसाइड कर लेना, ठीक है। टाइम फ्रेम इसको कह सकते हैं, टाइम डिसाइड कर लीजिए। यह 3 मुख्य चीज़ यदि आप डिसाइड कर लेते हैं तब आपका रिसर्च प्रपोजल का एक जो ढांचा है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके मन में यह भाव आया कि हम सोसाइटी पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक। अब सोसाइटी में चूंकि बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसका बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स होता है, उसी तरीके से समाज के निर्माण में बहुत सारे तत्व होते हैं। उसमें इकोनॉमी भी होता है, कल्चर भी होता है, कास्ट होता है, क्रीड होता है, बहुत सारी चीज़ें चल करके आती हैं। तो आपने एक थीम डिसाइड किया, सोशल। अब समाज में भी बहुत सारे छोटे छोटे थीम हैं। तो मान लो कि आप रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी के इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। यहाँ पे थीम आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा थीम जो होगा वो इकोनॉमिकल होगा।
अब आप एरिया डिसाइड कर लो, एरिया मान लेते हैं। अब पूरे दुनिया को लेकर के कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे तब और बड़ा हो जाएगा, हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं तो भारत में कोई एरिया डिसाइड कर लो, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, और टाइम आपने डिसाइड कर लिया अकबर के समय का, ठीक है, मान लेते हैं अकबर के समय का, ठीक है। तो आप देखिए अब ऐसे ही निकल के आ गया कि अकबर के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी। अब अकबर का शासनकाल कब से कब था, 1556 से लेकर के 1605। या फिर इसी तरीके से आप तय कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो महिला कर लेते हैं, वुमेन कंडीशन, यहाँ पे कर लेते हैं बिहार, और यहाँ पे कर लेते हैं कॉलोनियल पीरियड। तो हो जाएगा क्या, कॉलोनियल पीरियड में बिहार की महिलाओं की क्या स्थिति थी, ठीक। एक बहुत फेमस टॉपिक चलता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑफ बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब फ्रीडम स्ट्रगल में कहाँ से टाइम आ जाएगा, 1857 से 1947, कई लोग 1757 से मॉडर्न इंडिया मानते हैं, तो जो भी टाइम हो आप यहाँ पे तय कर लेंगे। तो यदि इस 3 बिंदु पे आप काम करेंगे तो एक टॉपिक आपके मन में अपने आप एक निकल करके आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। और इतना करने के बावजूद भी आइडिया नहीं मिले तब तो कमेंट सेक्शन खाली आपके लिए, आप सवाल से भर देना, फिर तो मैं आंसर दूंगा ही, यही हमारा काम ही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक डिसाइड कर लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रिसर्च प्रपोजल को थोड़ा सा आप ये समझो कि होता क्या है। रिसर्च प्रपोजल बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप किसी अपनी प्रेमिका के पास, मान लो कि किसी से आप प्यार करते हो, आप लड़की हैं या लड़का हैं, तब आप अपना प्रपोजल लेकर के जाते हैं, ठीक है, प्रपोजल लेकर के जाते हैं। वो प्रपोजल है जिसको हिंदी में हम लोग प्रस्ताव कहते हैं, ठीक। तो उस प्रपोजल लेकर के जाते हैं तो क्या वहाँ पे श्योरिटी रहती है, वहाँ पे श्योरिटी रहती है 100%? नहीं रहती है। वहाँ पे संभावना है कि प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल सेम संभावना जो है आपके पीएचडी इंटरव्यू में भी होता है, ठीक है। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। आप कोई वैसे प्रपोजल लेकर के चले गए जिसमें बहुत बेहतरीन काम बहुत पहले ही हो चुका है, बहुत ब्रॉड लेवल पे, तो उसको ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आप प्रपोजल जब लेकर के जाएं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि दोनों संभावनाएं बनती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको 100% एक्सेप्ट ही कर लिया जाएगा, ठीक। अब मान लो एक्सेप्ट कर भी लिया जाएगा, तब आगे चल करके कोर्स वर्क के बाद आपको 1 साल तक समय दिया जाता है कि इस दौरान आप अपना टॉपिक बदल सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आपने किसी टॉपिक पे आपने स्टडी किया है और आपको उसी पे रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना है, तो आप लेकर के चले जाइए। आप 1 साल समय मिलेगा आपको, उस दौरान आप बदल भी सकते हैं, मूड फिरेगा तो, या फिर आप अपने गाइड से बात करके कि सर इस पे मैं काम नहीं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, किसी और टॉपिक पे करेंगे, तो आप 1 साल समय मिलेगा, पर्याप्त समय है सोचने के लिए, बदल लीजिएगा, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसमें बेसिक यही है कि हम लोग कहते हैं कि सर मेरे मन में इस तरीके का एक प्रस्ताव है और मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है समझ लिए, अब इसमें देखते हैं कि बनाए कैसे इसको। तो बनाने के दौरान 5-6 बिंदु आते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। आप हमारे साथ लिखते चलना, अब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप अब्स्ट्रैक्ट लिख लीजिए, ठीक है। 2500 से 3000 शब्दों में बनाइएगा। अब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं उस बात को ध्यान रखिएगा कि आप अगले रिसर्च प्रपोजल में, यानी कि रिसर्च प्रपोजल के आगे आने वाला जितना भी है, यानी कि टोटल जो आपका रिसर्च प्रपोजल है जितने भी शब्दों में, उसको संक्षिप्त तौर पे, ठीक है, उसको संक्षिप्त तौर पे आप अब्स्ट्रैक्ट में बता देते हैं, ठीक है। क्या बता देते हैं कि आगे जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है, जो डिटेल्स में हम लोग नीचे लिखेंगे, उसका एक संक्षेपण कर करके हम लोग अब्स्ट्रैक्ट में पहले बता देते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नंबर 1 पे होता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। कई जगहों पे नहीं भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यदि एक बेहतर रिसर्च प्रपोजल तैयार करना चाहते हैं तब आप अब्स्ट्रैक्ट जरूर लिखिएगा सबसे पहले। तो अब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखेंगे, रिसर्च प्रपोजल का जो निचोड़ है उसको लिखेंगे। समझ में आ गई बात। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु होता है वह होता है इंट्रोडक्शन का पॉइंट। क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग किन चीज़ों को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी आपका टॉपिक है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक। यह क्या था, अब्स्ट्रैक्ट क्या था, पूरे प्रपोजल का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। और इंट्रोडक्शन क्या होगा, उस टॉपिक का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक। उस टॉपिक का, जो आपका टॉपिक है, जैसे हमने क्या लिया कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं का
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का डेमोग्राफिक डिविडेंड का थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल का जिक्र कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन एक दे देंगे। तो समझ में आ रही बात। अब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन को कई लोग एक ही समझ लेते हैं, नहीं। अब्स्ट्रैक्ट में ये होता है पूरे रिसर्च प्रपोजल का निचोड़ होगा, और इंट्रोडक्शन में आपका टॉपिक का निचोड़ होगा। ठीक है, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में। समझ में आ गई बात। तीसरे नंबर पे जब आप इंट्रोडक्शन कर ले तो तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल का जान है, बैकबोन बोलते हैं इसको। और यह होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्य समीक्षा। हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्य समीक्षा। ठीक, क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जैसे आपसे इंटरव्यू में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि आप यह टॉपिक लिए हैं, तब आपने इस पे कौन कौन से किताब पढ़ करके आए हैं, कौन कौन सा किताब आप इस टॉपिक पे अध्ययन किए हैं, उसी को रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होगा, जैसे मान लो जो भी आपका टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक टॉपिक, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का, कहाँ, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूशन, योगदान। ठीक, अब आपको क्या करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 3 या 4, मैं कहता हूं कि 3 4 या फिर 4 या 5 किताब का आपको रिव्यू करना होता है। ठीक, जैसे यह टॉपिक है उत्तर प्रदेश की महिलाओं का भारत की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन, तो एक किताब आप कर लीजिए भारत के स्ट्रगल पे, फ्रीडम स्ट्रगल पे आप एक किताब पढ़ लीजिए, उसका रिव्यू कर लीजिए। दूसरा किताब कर लीजिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं के ऊपर किसी ने यदि काम किया है पहले से, तो उनके किताब को आप पढ़ लीजिए, उसका रिव्यू कर लीजिए। तीसरे नंबर पे इसी से रिलेटेड कोई और किताब है, उसका टेक्स्ट पढ़ लीजिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बेसिक अर्थ यही होता है, बेसिक नीड इसका यह होता है कि आपसे पहले, ठीक है, आपसे पहले जिन किसी भी रिसर्च स्कॉलर ने या प्रोफेसर ने या फिर एकेडमिशियन ने इस टॉपिक पे रिसर्च करने का काम किया है, तो क्या आपको उनके काम के बारे में जानकारी प्राप्त है। समझ में आ रही बात। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसलिए किया जाता है ताकि जिस टॉपिक पे आप काम करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे पहले यदि किसी ने काम किया है तो उनके टेक्स्ट को पढ़ करके आपका काम और आसान हो जाएगा, और आपको यह भी समझ में आएगा कि आपके मन में कुछ किसी तरीके का क्वेश्चन चल रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप रिसर्च क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको लगा कि इस पे तो काम पहले ही किसी ने कर दिया है, तो फिर इस पे काम करने का क्या मतलब है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने इस टॉपिक पे पहले जो कई लोगों ने काम किया है उनका किताब आप पढ़े हैं कि नहीं। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, उनका खुद का किताब होता है उस टॉपिक पे। अब मान लीजिए कि आप उसी सेम टॉपिक पे लेकर के चले गए रिसर्च प्रपोजल, तो वो आपसे इस जवाब की आकांक्षा करेंगे, ठीक है, वह उम्मीद करेंगे कि आप उनका भी किताब पढ़े होंगे, क्योंकि उनका भी किताब उसी टॉपिक पे रिलेटेड है। तो आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कम से कम 4-5 किताब, ठीक है, मिनिमम 4-5 किताब का आप रिव्यू कर दीजिए। ठीक, रिव्यू कैसे करते हैं, रिव्यू होता क्या है, रिव्यू में किन चीज़ों को लिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। रिव्यू करते कैसे हैं, जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी देखें आप, ऑब्वियसली देखते ही होंगे, मूवी तो देखते रहते हैं दिन रात, ठीक है, या फिर कोई वेब सीरीज हम लोग देखते हैं, तो वेब सीरीज देखने के पश्चात, ठीक है, जब वेब सीरीज खत्म हो जाता है तब हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक, कई मौक़ों पे उसको फीडबैक बोला जाता है, लेकिन फीडबैक दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक, फीडबैक बहुत शॉर्ट में होता है, और रिव्यू जो होगा वो पूरा उसका निचोड़ होगा, एक एक आयाम पे आप बात करेंगे। ठीक है, कि मूवी में यहाँ पे कॉमेडी था, यहाँ पे ड्रामा था, यहाँ पे रोमांस था, हल्का सा ये चीज़ होना चाहिए था, मूवी में ये चीज़ की कमी थी, ठीक है, और यहाँ पे इस व्यक्ति ने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है और इसने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है, और यहाँ पर यदि इसको लिया जाता तो यह और ज़्यादा बेहतर कर सकता था। एक तरीके का रिव्यू होता है, ओवरऑल रिव्यू। ठीक, रिव्यू आलोचनात्मक भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ रिव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक, तो रिव्यू में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पढ़ लिया बिपिन चंद्रा का, और इस किताब का आपको रिव्यू करना है, तो रिव्यू में आप लिखेंगे कि इस किताब में टोटल इतने चैप्टर हैं, इस किताब को बिपिन चंद्रा ने लिखा है और इस पब्लिकेशन से छपा है, और इस किताब में मुख्य तौर पे
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बात किया गया है। इसी में चैप्टर नंबर 2 में महिलाओं के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया है। चैप्टर नंबर 3 में किस तरीके से आईएनसी कह रहा हूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अभी वाला नहीं, राहुल गांधी वाला नहीं, उस समय वाला, किस तरीके से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही थी। अंग्रेजों ने उसको अपने लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे कर करके वो फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ने लगे। तो हमको इसमें यह बताना है कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में बिपिन चंद्रा अपनी किताब में किन किन चीज़ों की चर्चा किए हैं, उसका निचोड़ बताना है, ठीक, कम से कम शब्दों में। तो रिव्यू करने आ गया। उसी तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी किताब होंगे, जितने का मतलब है नहीं कि आप 20-30 लेके चले गए, नहीं, कम से कम लेकिन 3 या 4 तो लेकर के ही जाइएगा, ताकि उनका जो सवाल, एक सवाल तो पक्का बनेगा ही 100%। इसीलिए आप पढ़े रहेंगे, तब आपको वहाँ पे पॉजिटिव उसका फायदा मिलेगा। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करेंगे, समझ में आ गई बात? चलो समझ में आ गई तो फिर क्या दिक्कत है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में तो सवाल पूछ ही सकते हो ना। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेंगे तो चौथा लिखिएगा रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन जो है यह पश्चिमी दुनिया का शब्द है, यानी कि जो भारत के बाहर जो यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप में, वहां पे इसे रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है, और इंडिया में इसको लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, बहुत जानते होंगे आप लोग हाइपोथेसिस। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन में क्या लिखते हैं हम लोग कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक से कौन कौन से सवाल का जवाब आने वाला है। जैसे वह जो टॉपिक लिए थे, इसमें एक रिसर्च क्वेश्चन यह हो सकता है कि यूपी की महिलाओं की उस समय क्या स्थिति थी, यूपी की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यूपी की महिलाओं की आर्थिक स्थिति, कॉलोनियल फेज की बात कर रहे हैं। और इसी में कर लेंगे कि यूपी की महिलाओं का शैक्षणिक स्थिति, फेज क्या था, 1757 से लेकर 1947। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप रिसर्च क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब आपका क्या टॉपिक है उसके हिसाब से रिसर्च क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। यह सवाल आपसे एकदम जायज़ है, वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपका हाइपोथेसिस क्या है, या फिर इसी को वो शॉर्ट में करके पूछ सकते हैं कि आपके रिसर्च से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, कौन कौन से सवाल का जवाब आने वाला है। तो यहाँ पर आप अपने सवाल पुट कर दीजिएगा जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। मिनिमम 3 या 4 सवाल तो रखिएगा ही, मैक्सिमम 5 या 6 रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सवाल रखेंगे उतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक सवाल लेकर चले गए, नहीं, मिनिमम 4 या 5 लेकर के तो जाना ही है। तो रिसर्च क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां लिखिएगा, उसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें आपको यह बताना है कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसमें रिसर्च के किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हिस्ट्री में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का इस्तेमाल होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से आपका लिटरेचर है तो आप लिटरेचर में कौन से मेथड का इस्तेमाल करके आप रिसर्च करने वाले हैं। कई जगह पे सर्वे मेथड करते हैं हम लोग, कई जगह पे क्वेश्चनर जो एक मेथड होता है उसको भी लेते हैं, हिस्टोरिकल मेथड है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है। यह सब्जेक्ट के अनुसार यह मेथड चेंज होते रहता है। ठीक, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको इस चीज़ को बताना है कि आप इन चीज़ों का या फिर इन रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आप पर्सनल इंटरव्यूज़ भी करेंगे, बहुत तरह के इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसमें यह भी बता दीजिएगा कि आप प्राइमरी जो डेटा है, प्राइमरी जो टेक्स्ट है, आप कहाँ से उसको एक्सेस करेंगे, सेकेंडरी जो टेक्स्ट है वो कहाँ से एक्सेस करेंगे, क्या कोई गजेटियर की मदद लेंगे, यानी जो भी रिसोर्सेज के बारे में भी जो चीज़ें होंगी यहाँ पे आप शामिल कर दीजिएगा कि इस मेथड से रिसर्च करेंगे और हमारा जो टेक्स्ट होगा यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को एक्सेस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या लिखना है, आगे बात करते हैं। और अगला जो है देखिएगा यहाँ पे है चैप्टराइजेशन। 6ठा नंबर जो है उसको बोलते हैं चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन क्या होता है, चैप्टराइजेशन को लिख लीजिएगा टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। ठीक है, क्या, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यह एक जब हमारा तैयार हो जाएगा रिसर्च, जब हम लोग रिसर्च कर लेंगे तो लास्ट में जो हमारा थेसिस होगा, तो थेसिस का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल टेंटेटिव चैप्टराइजेशन बिल्कुल उसी के तरीके का है। जैसे
जब हम लोग कहेंगे कि जब हमारा रिसर्च होगा, थीसिस तैयार होगा, तो उसमें टोटल 5 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा चैप्टर नंबर 1 कर लेंगे, तीसरा चैप्टर 2 हो जाएगा, चौथा चैप्टर 3 और 5वें नंबर पे कंक्लूजन नहीं करके बिब्लियोग्राफी लिख लीजिएगा। ठीक है। अब चैप्टर मिनिमम 4 तो करिएगा ही, जितना आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा चैप्टर होगा। एक रिसर्च क्वेश्चन को एक चैप्टर देंगे ही हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है। चैप्टर 1 में डैश देकर लिख दीजिएगा कि इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश इन कॉलोनियल फेज। ठीक, पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन जो था हमारा रिसर्च क्वेश्चन, उसको यहाँ पे लिख देंगे कि इन द चैप्टर नंबर 2 आई विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश इन कॉलोनियल फेज, या फिर लिख देंगे कि इन द फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक, उसी तरीके से तीसरे चैप्टर में लिख लेंगे कल्चरल कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश इन कॉलोनियल फेज। ठीक, और चौथे नंबर पे जो हमारा होगा बिब्लियोग्राफी। तो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन से एक चीज़ यह पता चल जाता है प्रोफेसर जो आपका इंटरव्यू लेंगे कि हाँ इस लड़के के पास पहले से नॉलेज है कि आगे चल करके क्या होने वाला। ठीक है, एक एक स्टेप के बारे में जानकारी है। थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है ना, है ना, कभी कभी दिखाना पड़ता है कि आप क्या है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो सामने वाला तो अक्सर मूर्खी समझ लेता है। आगे बात करते हैं, और अगला जो है चैप्टराइजेशन हो जाए तो एक एक टॉपिक लिख लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा उसको बोलते हैं रेलेवेंस। रेलेवेंस कई लोग इसको बोलते हैं स्कोप, और कई लोग बोलते हैं इसको इम्पॉर्टेंस। आपको जो पसंद आता है आप लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, रेलेवेंस ऑफ रिसर्च या स्कोप ऑफ रिसर्च या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, यानी कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं उससे क्या आउटकम आएगा, उसका क्या महत्व है। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके आप रिसर्च करेंगे, तब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपके रिसर्च से सोसाइटी को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस इंस्टीट्यूट को क्या फ़ायदा होने वाला है, समाज को क्या नया मिलेगा, आपको क्यों रिसर्च करने दिया जाए। तब आप ध्यान रखिएगा कि आपके रिसर्च का क्या महत्व है, आपके रिसर्च से समाज को क्या मिलने वाला है, नहीं तो रिसर्च करने का क्या फ़ायदा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पढ़ाने से क्या मिलने वाला है, यदि यह तय नहीं हो तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है, कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रही बात। तो फ़ायदा है ना, आपका जीआरएफ हो जाएगा, आपका नेट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है, इसमें शामिल करना है। और यह सवाल आपसे जायज़ है, वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे कि इस रिसर्च की क्या रेलेवेंसी है प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा समाज को। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे शामिल कर देना शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में यह एक सवाल तो पक्का है ही आपसे, तो ध्यान रखना, इसको डिफेंड करना आना चाहिए ना। इंटरव्यू बेसिकली वही होता है कि जो आप प्रपोजल लेकर के गए हैं ना उसको डिफेंड करना आना चाहिए। कहा जाता है ना क्रिकेट की दुनिया में कि बड़ा बैट्समैन वो होता है, वह नहीं जो ऑफेंसिव है, जो खूब मार के चक्का चौका खेल रहा है, वो वाला नहीं। बड़ा बैट्समैन वो होता है जो क्रीज पे ज़्यादा देर तक टिक सकता है, जो बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंड कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बैट से खेल सकता है। बाउंड्री मारे या ना मारे, लेकिन बॉल को फेस करना है लॉन्ग समय तक। तो प्रपोजल में बेसिकली वही होता है इंटरव्यू में कि जो आप प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं उसको डिफेंड करना आना चाहिए। यदि आप डिफेंड कर लिए तब तो फिर पक्का वो लोग खुश हो जाएंगे। अब देखो, लास्ट प्रपोजल का जो लास्ट हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? बिब्लियोग्राफी में आप पहले मेंशन कर लीजिएगा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में आप किताबों का नाम लिख लीजिएगा जो आप एक्सेस करेंगे, जैसे बिहार स्टेट आर्काइव एक्सेस करेंगे, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एक्सेस करेंगे, आप त्रिमूर्ति एक्सेस करेंगे, या फिर इलाहाबाद का म्यूजियम एक्सेस करेंगे। जो भी आप एक्सेस करेंगे जहां से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं? प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? फर्स्ट हैंड डेटा है, यानी जिसका इस्तेमाल आप पहली बार करने जा रहे हैं, आप उसको कहीं से ले नहीं रहे हैं, जो चीज़ मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जैसे आर्काइव को एक्सेस करना है तो ये सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कि आप गए किसी अशोका पुस्तक भंडार पे आप खरीद लिए, नहीं। यदि जो खरीद लिए तो वो तो सेकेंडरी सोर्स में चला ही जाएगा। ठीक, तो जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए होता है, इसलिए वो लोग पूछेंगे आपसे किससे रिलेटेड प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में आपको जानकारी है, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर, मैं इस म्यूजियम में गई थी या गया था और वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड टेक्स्ट देखा था, और वह उसे हम लोग प्राइमरी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात। यदि यहाँ तक आप बोलते हैं ना तो उसको लगता है कि अरे यार ये तो रिसर्च के फील्ड में मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले से इसको जानकारी है कि कैसे सोर्स वगैरह को एक्सेस करना है। ये सारा चीज़ ही आपको कोर्स वर्क में आके पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा।
तो प्राइमरी टेक्स्ट में 2-4 चीज़ तो लिख ही लीजिएगा, सेंसस भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम इसमें 5 चीज़ लिखिएगा। और दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा सेकेंडरी टेक्स्ट। सेकेंडरी टेक्स्ट में उससे रिलेटेड जितना भी आप किताब पढ़े हैं सभी के सभी किताब का नाम, उसके पब्लिकेशन का नाम, पब्लिकेशन का ईयर और राइटर का नाम बिब्लियोग्राफी में आप शामिल कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब लगता है कि नहीं ये तो एकदम थीसिस फॉर्मेट मिला है यार, ये तो कमाल का लड़का है, ठीक। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोशिश कीजिएगा इसको लिखने का। सेकेंडरी टेक्स्ट हो गया। अब एक नया ट्रेंड चला है, जैसे आप बाहर के रिसर्च प्रपोजल को पढ़ेंगे या फिर उनके थीसिस को फॉर्मेट को पढ़ेंगे या फिर जेएनयू ड्यू का भी पढ़ेंगे, तो बिब्लियोग्राफी के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे शामिल होता जा रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं बेबलियोग्राफी, ठीक। बेबलियोग्राफी हिंदी में इसको पुस्तक सूची बोलते हैं या फिर संदर्भ ग्रंथ भी बोलते हैं। एक आ गया है नया सा बेबलियोग्राफी का ट्रेंड, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा और यूनिक लगेगा। उनको लगे कि हाँ बेबलियोग्राफी में क्या होता है, बेबलियोग्राफी में आप वेब के माध्यम से किसी वेबसाइट के माध्यम से कोई सोर्स एक्सेस किए, ठीक, या फिर आप वहाँ से कोई सा आर्टिकल पढ़े, कोई जर्नल पढ़े, ठीक है। यानी कि वह सारे के सारे सोर्सेज जो आप वेब के माध्यम से आप सीखे हैं, वेब के माध्यम से उसको पढ़े हैं, एक्सेस किए हैं, तो वो सभी के सभी बिब्लियोग्राफी में आएंगे, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी में आप आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हैं, किसी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि आप इन 7 बिंदु को, जिसमें हम लोग चर्चा की, यदि इन 7 बिंदुओं को मिलाते हुए आप प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, तब आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उसको लेकर के जा सकते हैं, एक बेहतर रिसर्च प्रपोजल उसको माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लेकिन कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन सी चीज़ों को लिखना है यह आपको आना चाहिए, जैसा कि हमने समझाया बिल्कुल उसी तरीके से आप एक प्रपोजल बढ़िया सा तैयार कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, मैंने सोचा था 10 मिनट में करूँगा, लेकिन शॉर्ट में बात होता ही नहीं हमसे, क्या करें, मतलब नेचर में आ गया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पसंद आया है तो इसको लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।